राजा प्रताप रुद्रदेव के अनुज अन्नम देव ने वारंगल को छोड़कर बस्तर धरा में प्रवेश किया। उसको देवीय वरदान था कि वह जहां तक भी अपने विजय अभियान में जाएंगे, देवी उनके साथ साथ जाएंगी एवं देवी के पायल की आवाज उन्हें सुनाई देती रहेगी। किंतु यदि अन्नम देव ने पीछे मुड़कर देखा तो फिर देवी के पायल की आवाज उन्हें कभी सुनाई नहीं देगी। वे कई दिन और रात चलते रहे। वे शंखनी और डंकनी नदियों के संगम पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने नदी पार करने के बाद माता के पीछे आते समय उनकी पायल की आवाज महसूस नहीं की। इस पर राजा वहीं रुक गए और माता के रुक जाने की आशंका से उन्होंने पीछे पलटकर देखा। माता तब नदी पार कर रही थी। राजा के रुकते ही माता भी रुक गई और उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। दरअसल नदी के जल में डूबे पैरों में बंधी पायल की आवाज पानी के कारण नहीं आ रही थी और राजा इस भ्रम में कि पायल की आवाज नहीं आ रही है, शायद माता नहीं आ रही है, सोचकर पीछे पलट गए। वचन के अनुसार माता के लिए राजा ने शंखनी डंकनी नदी के संगम तट पर मंदिर बनवा दिया। तब से देवी दंतेश्वरी वहीं स्थापित हैं। राजा अन्नम देव को बस्तर में चालुक्य वंश के स्थापना का श्रेय जाता है। बस्तर में राजा अन्नम देव को अपना राज्य स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने विजयपुर, सुकमा, हमीरगढ़, छिंदगढ़, कटे कल्याण, केसलूर को पराजित करते हुए वर्ष 1323-24 ईस्वी के आसपास बारसूर पहुंचे। बारसूर के नाग राजाओं पर 1324 ईस्वी में आक्रमण किया, जहां छिंदक नागवंशी राजा हरिश्चंद्र देव शासन कर रहे थे। उस समय चित्रकूट उनकी राजधानी थी। राजा की पुत्री थी राजकुमारी चमेली। चमेली रूपवान तथा साहसीवती थी। वह चित्रकूट रियासत की सेनापति भी थी। उसके गुरु घोघिया नायक और गुरु माता झालरमती थी। राजा अन्नम देव को चित्रकूट सेनापति की सुंदरता और युद्ध कला की जानकारी मिली। उसने हरिश्चंद्र देव को प्रस्ताव भिजवाया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह उससे करें या युद्ध के लिए तैयार रहें। इस प्रस्ताव से राजा और राजकुमारी दोनों नाराज हुए। चित्रकूट की सेनापति राजकुमारी चमेली बाबी ने अन्नम देव को संदेश भिजवाया कि वह युद्ध करें और विवाह का प्रस्ताव भूल जाएं। इस बात से क्रोधित अन्नम देव बड़ी सेना लेकर पहुंच गया। लोहड़ीगुड़ा के पास बेलियापाल के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में चित्रकूट नरेश शहीद हो गए। चमेली को अन्नम देव की सेना ने घेर लिया। अपनी अस्मिता बचाने के लिए चमेली अपने गुरु और गुरु माता के साथ सरपट राजमहल तरफ चले गए और महल परिसर में पहले से जल रही चिता में कूदकर जौहर कर लिया। 2 अन्य चिताओं में गुरु और गुरु माता ने भी अग्नि स्नान कर लिया। पीछे आ रहा अन्नम देव चीखता चिल्लाता रह गया। चमेली द्वारा जौहर किए जाने से अन्नम देव विचलित हो गया। उसने अपनी भूल स्वीकारते हुए जिस स्थल पर चमेली ने जौहर किया था उस स्थान पर समाधि बनवाई और समाधि के सामने घंटों बैठकर अकेले बतियाते रहता था। अन्नम देव ने अपने बस्तर विजय के दौरान छिंदक नागवंशीय राजाओं से 48 गढ़ों या किलों को जीता था। बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना के बाद लगभग 11 वर्षों तक सतत सैन्य अभियान चलाते हुए राज्य को संगठित किया। अन्नम देव ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। इनकी रानी का नाम था सोन कुंवर चंदेलिन। 77 वर्ष की आयु में सन 1369 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद इनका पुत्र हमीर देव सिंहासन पर बैठा। अन्नम देव की मृत्यु के पश्चात सन 1358 से 1379 तक हमीर देव ने राज्य को मजबूती प्रदान की। हमीर देव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र भैराज देव गद्दी पर बैठा एवं उसने 1379 से 1408 ईस्वी तक शासन किया। भैराज देव के शासनकाल तक नागवंशी राजाओं की बची खुची शक्ति भी समाप्त हो गई एवं बड़े डोंगर का क्षेत्र भी उनके हाथ से निकल गया। भैराज देव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पुरुषोत्तम देव 1408 ईस्वी में गद्दी पर बैठा एवं उसने 1439 तक शासन किया। पुरुषोत्तम देव एक प्रतापी एवं महत्वाकांक्षी राजा था। उसने रायपुर के कलचुरियों पर आक्रमण किया, किंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। गनीमत थी कि रायपुर के कलचुरी राजा ने विजय प्राप्त करने के पश्चात भी बस्तर पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया।
पुरुषोत्तम देव ने पैदल चलकर जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा की एवं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सोना चांदी हीरे जवाहरात चढ़ाए। बस्तर नरेश की श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में आकर उन्हें रथपति की उपाधि दी। पुरुषोत्तम देव के पश्चात उनके पुत्र जय सिंह देव ने सन 1439 से 1457 तक शासन किया। जय सिंह देव के पश्चात उसके पुत्र नरसिंह देव ने 1457 से 1501 ईस्वी तक कुल 44 वर्षों तक शासन किया। नरसिंह देव की मृत्यु के पश्चात प्रताप राज देव गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य गोलकुंडा पर आक्रमण किया, किंतु पराजित होकर उन्हें जंगलों में छिपना पड़ा। किंतु भाग्य से घने जंगलों के कारण गोलकुंडा की सेना को वापस जाना पड़ा एवं काकतीय वंश एवं प्रताप राजदेव की गद्दी बच गई। प्रताप देव के पश्चात उनके पुत्र जगदीश राय देव सन 1524 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और उन्होंने 14 वर्षों तक शासन किया तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वीर नारायण देव ने सन 1538 से 1553 तक शासन किया। वीर नारायण देव के पुत्र वीर सिंह देव का राज्यारोहण 1553 में हुआ। इनके शासनकाल में कलचुरी राजा त्रिभुवन शाह ने बस्तर पर विजय प्राप्त की, किंतु इस विजय के बाद भी बस्तर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। यह काल मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल भी रहा है, किंतु मुगलों ने भी कभी बस्तर पर विजय प्राप्त नहीं की। राजा वीर सिंह देव के पश्चात उनका पुत्र दिग्पाल देव ने 1620 से 1649 ईस्वी तक शासन किया। दिग्पाल देव की असामयिक मृत्यु के कारण 13 वर्ष की उम्र में उनका पुत्र रक्षपाल गद्दी पर बैठा। इनके शासनकाल में गोलकुंडा के मुस्लिम शासक ने बस्तर पर आक्रमण किया। रक्षपाल को गुप्त स्थान पर जाना पड़ा। वहीं उसकी रानी रुद्र कुंवर ने एक ब्राह्मण के घर शरण ली, जहां बस्तर के प्रतापी राजा दलपत देव का जन्म हुआ। रक्षपाल देव की मृत्यु के पश्चात सत्ता का संघर्ष गहरा गया एवं उसके बड़े पुत्र दलपत देव की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसकी सौतेली मां ने अपने भाई को गद्दी सौंप दी, किंतु दलपत देव ने जयपुर राजा की मदद से अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया एवं वे वास्तविक रूप से 1722 में राजा बन पाए। इनके शासनकाल में नागपुर के मराठों का हस्तक्षेप बस्तर राज्य में शुरू हो गया था। दलपत देव के छोटे भाई प्रताप देव ने मराठों की मदद से दलपत देव की सत्ता को हस्तगत करने का प्रयास किया। इनके काल में हैदराबाद के निजाम ने भी बस्तर पर आक्रमण किया। दलपत देव के द्वारा बनाया गया विशाल तालाब दलपत सागर आज भी उनकी याद दिलाता है। दलपत देव के पुत्र दरियाव देव ने सन 1775 में राजपाट की बागडोर संभाली, किंतु दरियाव देव के भाई अजमेर सिंह ने भी गद्दी पर अपना दावा प्रस्तुत किया। अजमेर सिंह महाराजा दलपत देव की पटरानी का पुत्र था, अतः उसका दावा बस्तर के राजा बनने का लगता था, किंतु अवस्था में वह दरियाव देव से छोटा था, अतः राजपाट दरियाव देव को ही प्राप्त हुआ। बाद में अजमेर सिंह ने बड़े डोंगर पर अपना अधिकार कर अपने आप को वहां का राजा घोषित कर दिया। अजमेर सिंह काकेर राजा का दामाद था, अतः उसने काकेर के राजा के साथ मिलकर दरियाव देव पर आक्रमण कर उसे परास्त भी किया। दरियाव देव को भागकर जयपुर राजा के पास शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार लगभग 2 वर्षों तक अजमेर सिंह ने पूरे बस्तर पर राज्य किया। दरियाव देव ने जयपुर महाराजा एवं रायपुर के मराठा सरदार भीमबाजी भोसले के साथ संधि की एवं दोनों की सम्मिलित सैनिक सहायता के बल पर अजमेर सिंह को परास्त किया। अजमेर सिंह बड़े डोंगर भाग गया एवं पुनः उसने दरियाव देव पर हमला किया, किंतु दरियाव देव ने संधि करने के बहाने अजमेर सिंह को बुलाया एवं उस पर अचानक आक्रमण कर घायल कर दिया। बाद में उसकी मृत्यु घावों के कारण हो गई। दरियाव देव के शासनकाल के बाद किसी न किसी रूप में बस्तर राज्य बाहरी हस्तक्षेप का शिकार रहा। बड़े डोंगर क्षेत्र के हलबा लोगों ने कभी दरियाव देव का समर्थन नहीं किया, अतः दरियाव देव ने बड़े डोंगर के हलबा लोगों का बड़ी ही बेदर्दी के साथ दमन किया। दरियाव देव की मृत्यु के पश्चात उसका अल्प वयस्क के पुत्र महिपाल देव, जो कि उस समय सिर्फ 9 वर्ष का था, गद्दी पर बैठा, किंतु राजकाज का संचालन उसके चाचा उमराव सिंह के नियंत्रण में था। उमराव सिंह ने मराठों की मदद से बस्तर पर आक्रमण किया। रामचंद्र बाद के नेतृत्व में मराठों ने महिपाल सिंह को परास्त किया एवं उमराव सिंह को राजा की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, किंतु मराठा सेना की वापसी के पश्चात महिपाल ने अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया।
नागपुर में भोसले शासकों के पतन एवं अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि के कारण महिपाल देव ने अंग्रेज शासन के प्रतिनिधि मेजर पी वाम एग्न्यू के साथ संधि की। संधि में उल्लेखित शर्तों के अधीन महिपाल देव ने नागपुर राज्य के अधीन रहना स्वीकार किया। महिपाल देव के नर्म रूप के कारण ब्रिटिश रेसिडेंट का हस्तक्षेप बस्तर राज्य में बढ़ने लगा। सही मायने में राजा के अधिकार अंग्रेजों के हाथ में जाने लगे। राजा महिपाल देव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भूपाल देव ने राजपाट संभाला एवं उन्होंने 1842 से 1853 ईस्वी तक शासन किया। भूपाल देव का अपने सौतेले भाई लाल दलगंजन सिंह से जीवन पर्यंत संघर्ष चलता रहा। भूपाल सिंह ने लाल दलगंजन सिंह को शासन में बहुत से अधिकार भी दिए, किंतु उसकी महत्वाकांक्षाओं का अंत नहीं हुआ। उसने नागपुर के मराठा शासकों एवं अंग्रेजों के साथ मिलकर भूपाल के विरुद्ध शिकायतें की, प्रजा को भी भड़काया। इस प्रकार भूपाल देव के शासनकाल का अधिकांश समय अपने सौतेले भाई के साथ संघर्ष में ही निकल गया। भूपाल ने अपने शासनकाल में बहुत से तालाब खुदवाए। भूपाल देव की मृत्यु 47 वर्ष की आयु में हो गई एवं उसके अल्पवयस्क पुत्र भैरम देव को गद्दी पर बैठा दिया गया। उस समय उनके चाचा, जो कि भूपाल देव की शिकायत पर नागपुर में जेल की सजा काट रहे थे, शासन की देखभाल के लिए बस्तर भेज दिए गए। भैरम देव की मृत्यु के पश्चात 6 वर्ष की आयु में रुद्र प्रताप देव 29 जुलाई 1891 को गद्दी पर बैठे। राजा रुद्र प्रताप देव की शिक्षा राजकुमार कॉलेज रायपुर में हुई। उन्हें अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी उन्हें प्राइवेट ट्यूशन दी थी। उनका विवाह उड़ीसा राज्य के एक राजा सुडल देव की पुत्री कुसुमलता देवी के साथ हुआ था। इनसे राजा रुद्र प्रताप देव को एक पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी की प्राप्ति हुई, जो बाद में बस्तर राज्य की पहली महिला शासिका बनी। इन्होंने राजा रुद्र प्रताप देव पुस्तकालय की स्थापना की, जो कि आज भी संचालित है। इन्हीं के शासनकाल में आधुनिक राजमहल का निर्माण भी किया गया। चौराहों के शहर बस्तर को इसका स्वरूप इन्हीं के शासनकाल में प्राप्त हुआ। इनके शासनकाल में राजा द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना असंभव हो गया। राजा रुद्र प्रताप देव के कोई पुत्र नहीं था, अतः उनकी मृत्यु के पश्चात 1921 को उनकी पुत्री राजकुमारी प्रफुल्ल कुमारी देवी मात्र 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठी। 1933 में अंग्रेज सरकार ने महारानी का दर्जा प्रदान किया। इनका विवाह मयूरभंज राज परिवार के प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ 22 जनवरी 1927 को संपन्न हुआ। इनकी 2 कन्याएं कमला देवी एवं गीता देवी एवं 2 पुत्र परवीर चंद्र एवं विजय चंद्र हुए। महारानी का देहांत लंदन में 28 फरवरी 1936 को हुआ। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके बड़े पुत्र परवीर चंद्र भंजदेव 6 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे एवं वे बस्तर के अंतिम शासक रहे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ एवं परवीर चंद्र भंजदेव ने 1 जनवरी 1948 को बस्तर राज्य का विलय भारत गणराज्य में कर दिया। स्वतंत्र बस्तर रियासत को बस्तर जिला के नाम से मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। राजा परवीर चंद्र मिलने वाले 2 लाख रुपए भत्ता को जनता के लिए खर्च कर देते थे। जनता अगर कोई मदद मांगती तो वह तुरंत मदद करता। इससे वह बहुत लोकप्रिय हो रहा था। 1953 ईस्वी में परवीर चंद्र पर कोर्ट में हलफनामा पेश कर उसकी सारी संपत्ति को हड़प लिया। उस पर आरोप लगाया गया कि राजा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह अपनी संपत्ति की देखभाल ठीक से नहीं कर सकता। 1955 को बस्तर में भयंकर अकाल पड़ गया। बस्तर की आदिवासी जनता में विचार फैल गया कि हमारे राजा की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, इसी कारण से बस्तर में अकाल पड़ गया। वर्ष 1960 के बाद बस्तर पर बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों का प्रवेश होने लगा। आजादी के बाद भी आदिवासियों की मुख्य समस्या जंगल व जमीन ही बनी हुई थी। जंगल पर उनका कोई अधिकार नहीं रह गया था। पूंजीपतियों के फायदे के लिए वनों का दोहन किया जा रहा था। राजा परवीर चंद ने इस आदिवासी विरोधी नीतियों का कड़ा विरोध किया। इसके बाद राजा ने आदिवासी सेवा दल का गठन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज की। इसके बाद परवीर चंद्र का 2 लाख भत्ता रद्द कर दिया गया और राजा की उपाधि भी छीन ली। जनता में इसके खिलाफ आक्रोश फैलने लगा। आदिवासी सेवा दल को दबाने के लिए राजा परवीर चंद्र को फरवरी 1961 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार कर नरसिंहगढ़ जेल में बंद कर दिया गया। परिवार में फूट डालने के लिए परवीर के भाई विजय चंद्र को राजा घोषित कर उसे 2 लाख भत्ता देना शुरू कर दिया।
लेकिन जनता ने विजय को राजा के तौर पर स्वीकार नहीं किया था। जनता ने परवीर की रिहाई के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी। अप्रैल 1961 में राजा परवीर को रिहा करना पड़ा था। जेल से आने के बाद 1961 जुलाई में परवीर की शादी पाटन रियासत की शुभराज कुमारी वेदवती से हो गई थी। राजा का पैसा आना बंद हो गया था। रानी को बस्तर लाने में वह असमर्थ था, लेकिन रानी को देखने के लिए जनता बेहद उतावली व उत्सुक थी। इसलिए जनता से चंदा जमा करके रानी को लाया गया और एक बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। बस्तर में रानी के आगमन से पूरे आंदोलन को जोश मिला। बड़ी संख्या में रानी के नेतृत्व के कारण महिलाएं आंदोलन में कूद पड़ी। इस बार के दशहरा में राजा को रथ पर सवार किया गया। लोगों की मांग थी कि परवीर को पुनः राजधानी प्रदान की जाए और राज संपत्ति को सौंपा जाए। 25 जुलाई 1963 को राजा की संपत्ति राजा को सौंप दिया, लेकिन विजय चंद्र ने कोर्ट में केस कर दिया कि मैं बस्तर का राजा हूँ और संपत्ति पर अधिकार मेरा है। 2 साल कोर्ट में केस चलता रहा। एक दिन जब परवीर चंद्र नहीं था तो विजय चंद्र सोना चोरी करके ले गया। वर्ष 1965 में बस्तर में अकाल पड़ गया। इलाके को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया, लेकिन टैक्स वसूल करना बंद नहीं किया। आक्रोशित जनता ने टैक्स देना बंद कर दिया। 25 मार्च 1966 को राजमहल के सामने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। राजमहल के सामने हजारों लोग जमा थे, उनके हाथ में भी तीर धनुष थे। उस दिन पुलिस व जनता के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। कई पुलिस वाले घायल हुए, कुछ मारे गए। यह देखने और इस सब को रोकने के लिए राजा महल से बाहर निकला। तभी पुलिस ने राजा परवीर चंद भजदेव को गोलियों का निशाना बना दिया। राजा परवीर चंद भजदेव सहित 11 आदिवासी लोग शहीद हुए। अपने जल जंगल जमीन व तमाम संपत्ति पर अपने अधिकार के लिए अपने राजा के नेतृत्व में लड़ाई करने वाली जनता अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन यह लड़ाई रुकी नहीं है। आज तक बस्तर के आदिवासियों की जल जंगल जमीन का मुद्दा हल नहीं हो पाया है। वास्तविक रूप से महाराजा परवीर ने बस्तर पर भले ही कभी राज न किया हो, किंतु बस्तर के जनमानस में उनकी प्रतिष्ठा ईश्वर के रूप में रही एवं आज भी उन्हें बस्तर के घर घर में पूजा जाता है। उनकी तस्वीर को पूजा के कमरे में अन्य देवी देवताओं के साथ रखा जाता है। महाराजा परवीर ने वास्तविक रूप से बस्तर वासियों के दिल पर राज किया